एकजुटता और विपक्ष का एक साथ आने को लेकर, महागठबंधन को लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। क्या महागठबंधन एकजुट हो पाएगा? क्या महागठबंधन बीजेपी को रोक पाएगा? क्या महागठबंधन के नेताओं के बीच में समन्वय बैठ पाएगा? क्या महागठबंधन के जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उन सभी नेताओं की आपसी बातचीत के बीच में कोई फैसला निकल पाएगा? इस तरीके के तमाम तरीके के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा के इलेक्शन को देखते हुए ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से महागठबंधन को लेकर विपक्ष एकजुटता को लेकर तैयारियां चल रही है, उसको लेकर बीजेपी की ओर से आखिरकार क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? क्या बीजेपी की ओर से स्ट्रैटेजी बना ली गई है महागठबंधन को लेकर, या महागठबंधन की अब जो सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर जो रणनीति बनाई जाएगी उसको लेकर जो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? क्योंकि ये समझना भी जरूरी है कि महागठबंधन की केमिस्ट्री के बीच में जो इसका पूरा जो गणित निकल कर आता है कि कितनी सीटों पर ये जो महागठबंधन है उसके कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं और कितनी सीटों का जो ग्राफ है वो कितनी जो परसेंटेज है उसको देखते हुए आगे की रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि 2019 के लोकसभा इलेक्शन की अगर बात कर ली जाए तो 55% जो सीटें थी वो पूरा जो विपक्ष था वो अलग अलग, जब ये पार्टियों के जो नेता थे वो लड़े थे तो 55% के आसपास जो वोट शेयर जो सीटें हैं वो इनको मिल पाई थी। केवल जो बीजेपी है उसको 45% की जो सीटें हैं वो मिल पाई थी। और अगर ये पूरा विपक्ष अगर एक साथ खड़ा होता है, एक साथ ये लड़ता है, तो कितना ज्यादा जो सीटों का शेयर है वो बैठ पाएगा। और अभी तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, अभी तक ये माना जा रहा है क्योंकि 2024 में बीजेपी का जो ग्राफ था 2019 में और ज्यादा बढ़ा था। बीजेपी को 2014 के मुकाबले और ज्यादा उसका जो वोट शेयर था, सीटें जो थी वो बढ़ी थी और बीजेपी को इसका फायदा मिला था। लेकिन अब ये देखना है कि 2024 में भी बीजेपी की स्थिति यही रहती है, क्योंकि तमाम तरीके की जो मुद्दे हैं, मणिपुर का मुद्दा ले लिया जाए, बाढ़ का मुद्दा ले लिया जाए, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के अगर मुद्दे ले लिए जाए तो कई तरीके के जो मुद्दे हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। और कांग्रेस की जो छवि है, पिछले काफी समय में जो सुधार देखने को मिला है, राहुल गांधी की लोकप्रियता जो बढ़ी है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी पूरी तरीके से टक्कर देती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो अब स्ट्रैटेजी बैठ पाई है, जो टक्कर है, जो मुकाबला है विपक्ष के बीच में, बीजेपी के बीच में, वो एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या इसका जो गणित है वो ठीक तरीके से बैठ पाएगा? क्योंकि 2019 के मुकाबले 2024 में क्या वाकई ही उतनी सीटें बीजेपी को मिल पाएंगी जो पिछले काफी समय से देखने को मिल रही हैं? इसमें तमाम तरीके की रणनीति की अगर देखा जाए तो इसके लिए विपक्ष को अपना एक कैंडिडेट उतारना होगा बीजेपी के सामने। और ऐसे में क्या विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो रणनीति बना पाएंगे वोट शेयर को लेकर, सीटों को शेयर को लेकर, कि कौन सी सीटों पर किसको चुनाव लड़ना है? क्योंकि पूरा विपक्ष अगर एकजुट होकर बीजेपी के सामने अपना एक कैंडिडेट उतारता है तो कहीं ना कहीं तब फायदा विपक्ष को मिल पाएगा। लेकिन अगर सभी अलग अलग अपने कैंडिडेट उतारेंगे तो शायद ही इसका जो फायदा है वो विपक्ष का फायदा जो मिल पाएगा। क्योंकि इसका पूरा गणित समझने के लिए अगर विपक्ष की अगर एकजुटता की हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी तब विपक्ष पूरा एकजुट सबसे पहले नजर आया था। इंदिरा गांधी को मात देते हुए मोरारजी देसाई ने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन विपक्ष का इतिहास, महागठबंधन का जो इतिहास है वो ठीक नहीं रहा है और 3 साल ये मुश्किल से एकजुट इनकी जो सरकार है वो चल पाती है और फिर उसके बाद जो सरकार है विपक्ष की वो नहीं चल पाती है। पूरा विपक्ष जो है एकजुट होकर पूरी जो सरकार है वो नहीं चला पाता है। उसके बाद 1989 में ये देखने को मिला था जब राजीव गांधी को मात देने के लिए वीपी सिंह की सरकार बनी थी। हालांकि बहुत कोशिश से महागठबंधन किया गया था विपक्ष की ओर से, विपक्ष ने पूरी कोशिश की थी कांग्रेस को हराने की और कांग्रेस उस समय हारी भी थी और राजीव गांधी को मात मिली थी। लेकिन
उस समय भी वीपी सिंह की सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाई थी। पूरी तरीके से कोशिश करने के बावजूद 12 महीने ही उसकी सरकार चल पाई थी। ऐसे में अब ये देखना अहम है कि विपक्ष का इतिहास अच्छा नहीं रहा है, और अगर अभी भी विपक्ष की रणनीति ठीक तरीके से नहीं बैठ पाई तो शायद ही इसका फायदा विपक्ष को मिल सके, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि पूरी बीजेपी के सामने नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्ष की ओर से एक पीएम चेहरा उतारना जरूरी होना चाहिए। तो इसको लेकर क्या तमाम विपक्षी पार्टियों में समन्वय बैठ पाएगा, क्योंकि सभी कद्दावर नेता माने जाते हैं। ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार से लेकर राहुल गांधी, सभी कद्दावर नेता माने जाते हैं। ऐसे में एक पीएम चेहरा उतर पाएगा, वहीं दूसरी ओर समन्वय कैसे बैठ पाएगा, और जो फैसले पार्टी की ओर से लिए जाएंगे, महागठबंधन की ओर से लिए जाएंगे, उसको फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शन कौन देगा, किसकी बात कौन मानेगा, ये देखना भी है। मैं और जिस तरीके से कई जो पार्टियां हैं उनके बीच में अभी भी ठनी हुई नजर आती है, अभी भी उनके बीच में क्षेत्रीय मुद्दों पर टीएमसी की अगर बात कर ली जाए, कांग्रेस और केजरीवाल की सरकार, ये आपस में ही कई मुद्दों पर भिड़ती हुई नजर आती है। लेकिन महागठबंधन को लेकर ये फ्रंट लेवल पर लोकसभा के मुद्दों को लेकर क्या ये सभी एक मत हो पाएंगे, वहीं बीजेपी की ओर से जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक भूचाल देखने को मिला था, जिस तरीके से पूरी तरीके से जो राजनीति है वहां की उथल पुथल की गई थी, और अजीत पवार को बीजेपी में मिलाने की कोशिश की गई थी, और अपने साथ उसको महागठबंधन के तौर पर लाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई थी। तो ऐसे में क्या जो कोशिश बीजेपी की जा रही है, क्योंकि कई जो पार्टियां हैं, अकाली दल से भी बातचीत की जा रही है। बिहार में देखने को मिला कि जीतन राम मांझी को बीजेपी की साइड में मिला लिया गया, एनडीए का पार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एनडीए का पार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो एनडीए की ओर से अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और 2024 के इलेक्शन आते आते एनडीए में कौन शामिल होता है, ये देखना काफी अहम रहता है। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर नेताओं के साथ एक दबाव बनाने की कोशिश, एक रणनीति पिछले काफी समय से बीजेपी की ओर से देखने को मिली है, क्या इन सभी मुद्दों को मात विपक्ष एकजुटता दे पाएंगे, क्या विपक्ष का महागठबंधन कामयाब हो पाएगा, ऐसे तमाम तरीके के सवाल अब उठ रहे हैं, और देखना ये है कि विपक्ष की एकजुटता कितनी कामयाब हो पाती है।